सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन, बैठिए। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्लियर आ रही है क्या सबको? वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो क्लियर नहीं आ रही अभी आपके? हाँ अभी ठीक कर रहे हैं इसको। वीडियो क्लियर नहीं आ रही।
हाँ जी, बिगनर बॉक्स 3, बिगनर बॉक्स 3 में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। 7, बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिए अपन। obtain the amount of cobalt 60 necessary to provide a radioactive source of strength 8 millicurie. The half life is this. Okay. अब आपसे अमाउंट की बात कर रहा है, अपने को मालूम है R इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन हाफ लाइफ इंटू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगैड्रो नंबर। R आपको दे रखा है 8 मिली क्यूरी, 8 मिली क्यूरी यानी 8 इंटू 3.7 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल्स टू 0.693, हाफ लाइफ है 5.3, इसको 3 इंटू 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड हो गया। ये मास अपने को निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 60 आपको दे रखा है, एवोगैड्रो 6 इंटू 10 की पावर 20। अब आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं करूं? हाँ जी, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन। एक्सरसाइज 1 में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। एक्सरसाइज 1 है कोई समस्या? नहीं है। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक ऑनलाइन वाला बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कब दे दिया बेटा? ये तो फिजन का है, न्यूक्लियर रिएक्टर का है, दे दिया? नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर का है, लोकेश कुमार। हाँ जी, एक्सरसाइज 2 में है कोई डाउट? एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 29, 10 gram of radioactive material of half life 15 years is kept in a box for 20 years. The disintegrated material, डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल कह रहा है अपन, लेफ्ट मटेरियल तो निकाल लें। इनिशियली 10 ग्राम, टाइम गुजरा है 20 साल और हाफ लाइफ है 15, 5 4 जा 5 3 जा 10। अब इसको थोड़ा सा अपन यूं लिख सकते हैं क्या, हाफ की पावर 4 की होल पावर 1/3। क्या ये 1/16 की होल पावर 1/3? अब मुझे पता है 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 27 का क्यूब रूट होता है 3। इसका मतलब है 16 का क्यूब रूट 2 और 3 के बीच में कुछ होगा। 2.5 हो गया, 10/2.5। कितना? हाँ 4 ग्राम, तो 4 ग्राम बच गया, तो 10 माइनस 4, 6 ग्राम डीके हो गया। डिसइंटीग्रेटेड बोल रहे हैं ना वो, ठीक है। और कौन सा? 32, 32 भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 ये कहता है कि दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए एंड बी, ये अल्फा इमीटर है, ये
क्वेश्चन नंबर 36 आपने कहा है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट एन बीटा पार्टिकल्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अगर 2 सेकंड होते हैं तो कितने बीटा पार्टिकल छोड़े इसने? एन। एंड 0.5 एन बीटा पार्टिकल्स इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। अब अगले 2 सेकंड के अंदर कितने छोड़े इसने? 0.5 है। अब मुझे एक बात बताओ, अपन हाफ लाइफ को डी के रेट से भी तो डिफाइन करते हैं ना। अब नंबर ऑफ अल्फा या नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल क्या होती है? एक्टिविटी। तो 2 सेकंड में एक्टिविटी एन थी, अब अगले 2 सेकंड में कितनी रह गई? हाफ। 0.5 एन का मतलब n/2। तो वो टाइम जिसमें एक्टिविटी आधी रह जाए वो हाफ लाइफ होती है। तो कितना आ गया? 2 सेकंड। ठीक है भाई। तो मीन लाइफ पूछी है इसने, अपने को मालूम है टी इक्वल टू टाउ लॉग ऑफ 2। तो मुझे बताओ टाउ इक्वल टू 2/log(2) हो गया ना ये। और है क्या कोई? बिगनर बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्लास में तो कराया था, कल ही तो कराया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2/3 फ्रैक्शन डिसइंटीग्रेट्स इन 7 days। 2/3 डीके हो गया तो बचा कितना? हाँ, हाफ की पावर 7/t। अब ये कहता है 21 डेज में, तो आप लेफ्ट एटम्स निकालो 21 डेज में। क्या हाफ यहां पावर 21/t? इसका तरीका मैंने बताया था, सेकंड इक्वेशन की जगह फर्स्ट इक्वेशन लिखो 7/t, फिर एक लार्ज ब्रैकेट इंपोज करो और उसकी पावर ऐसे लगाओ कि ब्रैकेट खोले तो ये आए। बताओ क्या लिखूं? अब इसकी जगह आप लिख दो 1/3। ठीक है, क्या ये 1/27 हो गया? लेकिन उसने डिकेड पूछा है तो 1 - 1/27। ठीक है बड़ा, समझ में आ गया क्या? और बोलो, नहीं है? अच्छा, रेस और क्रॉप भी करने को कहा होगा मैंने, वो हो गई क्या? कब करोगे भैया? हाँ तो सॉल्व करो, रेस और क्रॉप को भी करो। मॉड्यूल तो कर ही लिया, रेस और क्रॉप। अब जैसे आपका रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट हो गया ना, अब एक शॉट में एक साथ इनको दोबारा करो ताकि और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक कंसेप्ट बदलते हुए जाएंगे। अब जैसे मान लो मैंने आपको हाफ लाइफ पढ़ाया तो उस दिन हाफ लाइफ के क्वेश्चन किया आप, लेकिन जब आप लगातार करते हो तो वैरायटी बदलती रहती है क्वेश्चन की, तो दिमाग भी जंप करता है, इधर से उधर स्विच करता है। ये एक्टिवनेस चाहिए अपने को। ठीक है भाई, इससे और मजबूती आ जाती है। और रेस और क्रॉप भी करें आप, जरूरी है इनको करना। आप इंतजार मत कि आगे जाके करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है जी, ये बात। देखिए रेडियो एक्टिविटी लगभग समाप्त हो चुकी थी। एक छोटी सी बात और मैं बता के इसको बिल्कुल समाप्ति की घोषणा करने जा रहा हूं। देखिए इधर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है, ये डी के होके बी में कन्वर्ट होता है, बी डी के होके सी में कन्वर्ट होता है, और सी कन्वर्ट होता है डी में। हमने जितने भी कंसेप्ट स्टडी किए हैं उसमें हमेशा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डी के ही हुआ करता था, वो है ए। हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि एक एलिमेंट डीके भी हो रहा है और प्रोड्यूस भी हो रहा है। बताओ यहां पर बी न केवल डीके हो रहा है बल्कि प्रोड्यूस भी हो रहा है। ठीक है जी, तो आप मुझे बताएं डीके रेट ऑफ ए प्रोडक्शन रेट ऑफ बी नहीं होनी चाहिए? ए जिस रेट से डीके होगा बी उसी रेट से प्रोड्यूस होगा। अगर ए 1000 की रेट से डीके हो रहा है तो बी 1000 की रेट से प्रोड्यूस हो रहा है। इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा ए, इसके नंबर ऑफ एटम एन है। तो ये इसकी प्रोडक्शन रेट हो गई बी की। अब मैं केवल बी की बात करता हूं। बी की प्रोडक्शन रेट ऑफ बी जो कि ए की डीके रेट। अब स्टार्टिंग में क्या होगा? बी का एक भी एटम नहीं होगा, तो जब इसका प्रोडक्शन रेट होगा तो बी के एटम्स भी बनने चालू होंगे। जब बी के एटम्स आ जाएंगे तो उसका डीके कांस्टेंट भी होगा, तो बी का डीके होना भी चालू हो जाएगा। डीके रेट ऑफ बी। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में बी के नंबर ऑफ एटम कम रहते हैं तो डीके रेट कम रहती है, लेकिन प्रोडक्शन रेट ज्यादा रहती है तो और बढ़ते हैं।
नंबर एटम बढ़ते हैं, तो अगर नंबर एटम बढ़ेंगे तो बी की डी के रेट भी बढ़ना चाहिए। एक स्टेज ऐसी आती है कि प्रोडक्शन रेट और डी के रेट बराबर हो जाते हैं, इसको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। जब प्रोडक्शन रेट डी के रेट के बराबर हो तो इस सिचुएशन को कहा जाता है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। और इस कंडीशन में इसके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम वैल्यू पर होते हैं। कहां पर होते हैं? मैक्सिमम वैल्यू पर। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो जब किसी एलिमेंट की डी के रेट उसकी प्रोडक्शन रेट के बराबर हो तो इस सिचुएशन को कहते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, लिखो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो तो आ रही है ना आप लोगों की? ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है ना? ठीक है, ठीक। हाँ जी, हो गए ये? हो गए ये? बस यूं क्यों लिखना, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था रेडियो एक्टिविटी समाप्त हो चुकी है, अब तो छोटे मोटे कंटेंट्स चल रहे हैं, जो भी ये खत्म होने जा रहे हैं, बस आखिरी कंटेंट। हाँ जी, हो गया। देखिए, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन केवल तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में एटम्स हो। अगर एटम्स का नंबर बेहद कम है तो फिर ये लॉज एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ जी, ये हो गया, लिख लिया आपने? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर मैं बात बता देता हूं आपको। लिखो, ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, a radioactive element is produced, a radioactive element is produced at a constant rate of alpha, a constant rate of alpha. If decay constant is lambda, if decay constant is lambda, find its maximum number of atoms. Find its maximum number of atoms. भाई प्रोडक्शन रेट और डी के रेट बराबर कर दो, तो एन बराबर हो गया अल्फा बटे लैम्डा। देखो, अभी मैं आपसे कह रहा था कि रेडियो एक्टिविटी के जो लॉज हैं ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में एटम्स हो। अगर आपके पास एटम है 2, 3, 4, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं।
कई बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि देयर आर टू एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, देयर आर टू एटम्स ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट आफ्टर वन हाफ लाइफ। तो आप ये मत कहना 50% लेफ्ट 50% डिकेड, मतलब एक बच जाएगा एक डीके हो जाएगा। नो, इसमें 3 आंसर आएंगे, आइदर बोथ लाइव, आइदर बोथ डिकेड, और 1 लेफ्ट 1 डिकेड। ठीक है, नीचे लिखो लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, laws of radioactive disintegration are applicable. Laws of radioactive disintegration are applicable when there are sufficient amount of atoms present. When there are sufficient amount of atoms are present. Sufficient amount of atoms are present. These are not applicable. These are not applicable when there are few atoms like 2, 3, 4, etc. 2, 3, 4, etc. ठीक है जी, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस होती हैं रेडियो एक्टिविटी की हमारी डेली लाइफ में। एक तो बताई दिया आपको रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग होगी ना। इसके अलावा कोबाल्ट 60 से गामा रेज जो निकलती है वो कार्सिजेनिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है जी, और इसके साथ ही हमारा रेडियो एक्टिविटी का पार्ट यहां पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लें न्यूक्लियर फिजिक्स। अब अगले सेगमेंट में आ रहे हैं दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। यहां पर न्यूक्लियस की ही बातें हम करेंगे। आप लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी पढ़ा दिया ना मैंने कल, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हो गया अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम केवल और केवल बात करते हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लियस को बनाने वाले एलिमेंट्स। बताइए न्यूक्लियस को बनाने वाला एलिमेंट, एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो पहले न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। बताइए क्या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डिस्कवरी जेम्स चैडविक, और रिएक्शन क्या थी? बेरिलियम बम्बार्डेड विद अल्फा, इसके अंदर कार्बन और साथ में आया न्यूट्रॉन। चैडविक ने, सर जेम्स चैडविक ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो पार्टिकल आ रहा है ये है न्यूट्रल, लेकिन ये मास पार्टिकल है, कोई एनर्जी नहीं है, फोटोन नहीं है, मटेरियल पार्टिकल। इसलिए बोला गया कि ये मटेरियल पार्टिकल है। इन्होंने प्रूव किया इस चीज को कि मटेरियल पार्टिकल है, ये कोई एनर्जी बंडल नहीं है, फोटोन नहीं है। तो इसीलिए इसका पूरा डिस्कवरी का क्रेडिट जेम्स चैडविक को। इसका जो मास होता है वो होता है किलोग्राम में, अगर लेता हूं तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये मास बेहद कम है, इसलिए हम मास की सबसे छोटी यूनिट यूज में लेते हैं, और मास की छोटी यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होती है 1.008665 U। 1.008665 U एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल होता है U। आप चिंता ना करें, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एटॉमिक मास यूनिट ऑफ न्यूट्रॉन गिवन होता है। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं बात करूं फ्री स्टेट और आउटसाइड द न्यूक्लियस, फ्री स्टेट और आउटसाइड द न्यूक्लियस, अगर फ्री स्टेट या आउटसाइड द न्यूक्लियस की बात करूं तो बताइए क्या न्यूट्रॉन अनस्टेबल है? यह अनस्टेबल होता है विद हाफ लाइफ 693 सेकेंड्स। कितनी होती है इसकी हाफ लाइफ? 693
सेकेंड्स और मीन लाइफ होती है 1000 सेकेंड्स। मीन लाइफ कितने? मीन लाइफ कितनी? 1000 सेकेंड। ओके, ये न्यूक्लियस के बाहर बिल्कुल वैसे ही डीके होता है जैसे न्यूक्लियस के भीतर। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है जी। इसके अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करो तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है हाफ। देखिए, पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से हमने कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं। जैसे न्यूक्लियस को बनाते हैं तो उनको कहते हैं न्यूक्लियो। ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन हाफ होता है उनको बोलते हैं फर्मियोन्स। क्या बोलते हैं इनको? तो न्यूट्रॉन एक फर्मियोन पार्टिकल है, फर्मियोन। ठीक है, फर्मियोन किसको कहते हैं? स्पिन हाफ। दूसरा, ये हेड्रॉन है, इनको हेड्रॉन भी बोलते हैं। हेड्रॉन उनको बोलते हैं पार्टिकल्स which interacts with strong nuclear force। ऐसे पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं उनको कहते हैं हम हेड्रॉन्स। तो बताइए, क्या न्यूट्रॉन हेड्रॉन है? बिल्कुल है। अब एक बात मुझे बताइए, जब अपन पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, आपने नोटिस किया जैसे ही हम एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर चलते हैं तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कंपैरेटिव टू प्रोटॉन्स ज्यादा होने लग जाता है। जैसे हम बात करें आयरन की, 56 26 26 प्रोटॉन है तो 30 न्यूट्रॉन है, 4 ज्यादा। लेड की बात करते हैं, लेड 208 82 82 अगर प्रोटॉन्स हैं तो 126 न्यूट्रॉन्स हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गए। ऐसे आप यूरेनियम पे जाओगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? Why in heavier nuclei the number of neutrons are excess over proton? प्रोटॉन से ज्यादा क्यों? बहुत ज्यादा क्यों? इलेक्ट्रॉन कहां गया उसमें? देखो, नेचर इस बात को जानती थी कि अगर हैवियर एलिमेंट बनेंगी तो प्रोटॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा। प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो इनमें कुलामिक रिपल्शन भी बढ़ेगा। मान लो कोई प्रोटॉन अलग सा निकल गया, अलग हो गया एक साइड, तो ये सारे प्रोटॉन मिलके इसके ऊपर कुलामिक फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन फोर्स। और अगर वो कुलामिक रिपल्शन न्यूक्लियर अट्रैक्शन को डोमिनेट कर गया तो ये बाहर चला जाएगा। और अगर ये बाहर चला गया तो हैवियर एलिमेंट कैसे बनेंगे? तो नेचर इस बात को अच्छी तरह जानती थी, तो उसने क्या करा, भर भर के न्यूट्रॉन डाल दिए। अब न्यूट्रॉन जो होता है रिपल्शन तो दे नहीं सकता, वो तो सिर्फ एक ही चीज दे सकता है, अट्रैक्शन। तो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन को भी पकड़ लेता है, दूसरे को भी पकड़ लेता है, तो उनके बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको और क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। तो एक्सेस, न्यूट्रॉन का एक्सेस होने से क्या फायदा होता है? न्यूट्रॉन का एक्सेस होने से फायदा ये होता है कि प्रोटॉन के बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी डोमिनेंसी बढ़ जाती है, इसलिए हैवियर एलिमेंट बन पाते हैं, वरना तो ये डी के हो जाते। डी के क्या हो जाते, प्रोटॉन भाग ही जाते, बन ही नहीं पाता है न्यूक्लियर। ठीक है भाई, ये बात। अब लिखना चालू करो एज इट इज, जैसे बोर्ड पर लिखा एज इट इज लिखो। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट में लिखा दूंगा आपको, जैसा बोर्ड पर लिखा है एज इट इज लिखें, मैं आपको लिखा दूंगा स्टेटमेंट। ऑनलाइन वाले बच्चों, अब तो क्लियर होगी ना पूरी वीडियो? वीडियो क्लियर है ना? हम्म, हो गया, वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा था, ठीक हो गया।
हाँ जी, लिख लिया। हो गया, लिखा। अब लिखो लास्ट स्टेटमेंट यहां पर जो मैं आपको कहने वाला था। बोलो। इन लार्ज साइज्ड न्यूक्लियाई, in large sized nuclei, the number of neutrons in large sized nuclei, the number of neutrons are axis over proton. In large sized nuclei, the number of neutrons are axis over proton because neutrons can provide because neutrons can provide only force of attraction. Neutrons can provide only force of attraction so that nuclear attraction, so that nuclear attraction dominates over Coulomb repulsion. Nuclear attraction dominates over Coulomb repulsion. ओके, हाँ जी, न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी ध्यान रहेंगी। चलो अब अगली बात करते हैं प्रोटॉन। हाँ जी, क्या प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.6727 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। देखिए, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन का मास मालूम था और वो था 1.007825। बाद में इलेक्ट्रॉन का मास पता चला 0.000555u। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन आता है 1.007277u। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर प्रोटॉन का मास अगर ये दे रखा हो तो ये मान लेना। तो मैं यही मानते थे प्रोटॉन का मास, बाद में मालूम पड़ा इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, फिर जाकर हमने प्रोटॉन का मास अलग से निकाला। तो दोनों आ सकते हैं, याद रखिए। आपको याद नहीं रखने, एग्जाम में दिए रहते हैं। ठीक है भाई, ये भाई, ठीक है, एग्जाम में दिए रहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, फ्री स्टेट के अंदर या आउटसाइड द न्यूक्लियस, फ्री स्टेट और आउटसाइड द न्यूक्लियस, क्या ये स्टेबल है? क्या ये डीके हो सकता है न्यूट्रॉन में? बताया था ना आपको, इट कांट डीके इनटू न्यूट्रॉन बिकॉज मास बढ़ नहीं सकता। मास बढ़ भी जाए, एनर्जी भी रिलीज हो जाए, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, एनर्जेटिकली इम्पॉसिबल। इसका स्पिन भी हाफ होता है, तो ये भी फर्मियन पार्टिकल है। ओके, ये भी एक हेड्रॉन पार्टिकल है। मुझे बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज एटॉमिक नंबर Z, सही है, ऑफ न्यूक्लियस। बोलो, लिखो।
न्यूक्लियर फिजिक्स में बिल्कुल न्यूक्लियस की ही पूरी बात होगी डिटेल में। तो न्यूक्लियस को बनाने वाले एलिमेंट है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनको बांध के रखने वाला फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। हाँ जी, लिख दिया। इसको कंप्लीट करते ही आप हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियर फोर्स। हो गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी जो कि कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करी थी तब भी मैंने आपको बात बताई थी कि किसी न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। अब प्रोटॉन्स में तो कूलामिक रिपल्शन होना चाहिए, बावजूद इसके ये एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रुके हुए हैं। इसका मतलब कोई पावरफुल एजेंसी बैठी है जो इनको इतना जबरदस्त तरीके से पकड़ के बैठी हुई है कि कूलम रिपल्शन भी उसके सामने कमजोर हो गया है कि नहीं। उस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। क्या? न्यूक्लियर फोर्स। तो बताइए, क्या न्यूक्लियर फोर्स के लिए कह सकते हैं इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? देखिए, हमारी नेचर ने 4 फंडामेंटल फोर्सेस बनाए हैं: ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Among these 4 fundamental forces, the most strong force is nuclear force. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है न्यूक्लियर फोर्स। बट देखो, हमारी नेचर चाहती थी कि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करे, तो जो फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट था उसको शॉर्ट रेंज का बना दिया। न्यूक्लियर फोर्स तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब डिस्टेंस होगी 10⁻⁻15 और फेम्टोमीटर और फर्मी। जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, नेचर ने उसको शॉर्ट रेंज का बना दिया, इससे ज्यादा डिस्टेंस में लगता ही नहीं। जबकि जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशन, उसको बना दिया लॉन्ग रेंज का। हमारे पूरे यूनिवर्स को ग्रेविटेशन ही तो गवर्न करता है। किस प्लेनेट को किधर जाना है ये ग्रेविटेशन डिसाइड करता है। तो देखो, जो वीकेस्ट फोर्स था उसको लॉन्ग रेंज का बना दिया, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट था उसको शॉर्ट रेंज का। ये हमारी नेचर की सिमेट्री नहीं तो और क्या है। ठीक है, ये बात ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड, न्यूक्लियर फोर्स को न्यूक्लियन का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। आप ये मत समझना कि चार्ज की वजह से आ रहा है, नो। हमारे न्यूक्लियस के अंदर 3 तरह के पेयर बनते हैं: न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। इन तीनों पेयर्स के अंदर न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ इक्वल रहती है।
न्यूक्लियर फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होता तीनों पेयर्स के अंदर, लेकिन दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में खाली एक ही फोर्स थोड़ी है, एक ही है क्या? न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन इस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स से खींच रहा है और साथ में इस पे एक्सर्ट कर रहा है ग्रेविटेशन। ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा है और साथ के साथ ग्रेविटेशन। ये प्रोटॉन, ये इसको खींच रहा है न्यूक्लियर फोर्स से, ग्रेविटेशन से, और साथ में लगा रहा है कूलम्ब रिपल्शन। तो अगर आप नेट फोर्स की बात करें तो क्या नेट फोर्स बराबर है? नो, सबसे कम है प्रोटॉन में, ड्यू टू कूलम्बिक रिपल्शन। अरे है या नहीं? कूलम्ब रिपल्शन की वजह से नेट फोर्स इन प्रोटॉन पेयर इज लेस देन अदर्स। नेट फोर्स देखिए, ये न्यूक्लियर लिखा है, नेट फोर्स लिखा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बराबर, लेकिन प्रोटॉन में ये कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए मुझे बताइए, अगर मैं कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं, कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं, क्या ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं? तो इनका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। मतलब समझ रहे हैं आप? अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन बढ़ाता जाऊं तो क्या इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स या कूलम्ब फोर्स इनवर्स स्क्वायर ग्राफ के अकॉर्डिंग कम होते जाएंगे? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कब टच करेगा? इंफिनिटी पे। मतलब इंफिनिटी पे अगर इसने टच कर दिया तो फोर्स जीरो। मतलब ये है कि पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन अगर आप इनफाइनाइट भी कर दोगे तब तक ग्रेविटेशन और कूलम्ब फोर्स एग्जिस्टेंस में रहेंगी, तब तक वो एग्जिस्टेंस में रहेंगे। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी सेपरेशन बढ़ा दिया तो ये रैपिडली फॉल होता है और फ्यू फेम्टोमीटर पर जीरो हो जाता है, खत्म। जो फोर्सेस इनफाइनाइट डिस्टेंस होने तक भी एग्जिस्टेंस में थे वो अनसैचुरेटेड फोर्स है, यानी इनका पेट नहीं भरा, ये फोर्स एक्सर्ट करने की कोशिश करेंगे, मन नहीं भरा इनका। सुन रहे बात? ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियर फोर्स फ्यू फेम्टोमीटर्स पर ही जीरो हो गया, खत्म हो गया, मतलब वो सैचुरेट हो गया। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टीज अमंग दीज फोर्सेस सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स में होती है। तो न्यूक्लियर फोर्स पॉजेस सैचुरेशन प्रॉपर्टी, ये सैचुरेशन फोर्स होता है। ठीक है जी। और अगर अपन एक लार्ज साइज न्यूक्लियस की बात करें, जैसे मान लो लेड है, लेड के न्यूक्लियस का डायमीटर 6 फेम्टोमीटर या उससे ज्यादा होता है, तो मुझे बताइए प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ओके, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन भरे हुए हैं न्यूक्लियस। अब जैसे ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को कूलम्ब रिपल्शन से रिपेल करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर इंटरेक्शन नहीं है न्यूक्लियर इंटरेक्शन, क्योंकि डिस्टेंस फ्यू फेम्टोमीटर से ज्यादा हो चुका। तो केवल ये नेबरिंग न्यूक्लियन से ही न्यूक्लियर इंटरेक्शन करेगा, दूर वालों से नहीं करेगा। मतलब एक ही न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियन दूर वाले से न्यूक्लियर फोर्स लगा ही नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस बनने का नहीं, न्यूक्लियस तो बन जाएगा, इन दोनों में तो है ना, कड़ी से कड़ी मिली हुई है ना, इन दोनों में है, इन दोनों में है, इन दोनों में होगा, लेकिन इसमें नहीं। ठीक है भाई? तो एक ही न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियन सिर्फ नेबरिंग न्यूक्लियन से इंटरेक्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स से दूर वालों से नहीं। ठीक है ये बात। अब एक बात बताओ मुझे, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन तुम कम करो, इनका अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा।
बढ़ेगा, 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 मैक्सिमम हो जाएगा, पर्रेवेगा अट्रैक्शन, पर्रेवेगा अट्रैक्शन। दो मास पार्टिकल्स हैं, सेपरेशन घटा रहा हूं, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, बढ़ेगा, 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 पर्रेवेगा अट्रैक्शन। पर न्यूक्लियॉन्स में ऐसा नहीं, न्यूक्लियॉन्स के बीच का सेपरेशन घटाओ, अट्रैक्शन, 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 रिपल्शन। ये इसका स्ट्रेंज बिहेवियर, ये आज तक समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हो बात को? तो न्यूक्लियर फोर्स एक डिस्टेंस तक तो अट्रैक्टिव होता है और एक डिस्टेंस कम होती है रिपल्सिव हो जाता है। ठीक है, मैं पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस ग्राफ बना रहा हूं फॉर टू न्यूक्लियॉन्स। मैं पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस ग्राफ बना रहा हूं फॉर टू न्यूक्लियॉन्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियॉन्स। ओके, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। अब क्या होता है, अट्रैक्शन के ऊपर रिपल्शन अब धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, रिपल्शन भी है, लेकिन रिपल्शन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता जा रहा है। ओके, एक स्टेज ऐसी आती है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो जाते हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर हो। अगर आपने सेपरेशन को फिर घटाया तो रिपल्शन डोमिनेट, रिपल्शन डोमिनेट होता है तो ये ग्राफ ऊपर बढ़ने लगता है। ठीक है जी, मैं ऐसा क्यों कहा कि इस जगह पर अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव फोर्स होता है। यू नो वेरी वेल, ऑलराइट, where du by dr is the slope of this graph, and over here slope is 0. You know, if slope is 0 it means net force on a nucleon is 0. इसका मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर ही। बताओ इससे पहले स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? अगर इस जगह स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? और अगर फोर्स नेगेटिव है तो हमारा साइन कन्वेंशन नहीं कहता वो अट्रैक्टिव। इधर स्लोप नेगेटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, तो फोर्स अट्रैक्टिव यानी ये रिपल्सिव। तो कुल मिला के बात ये है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो होती है 0.8 फेम्टोमीटर। कितनी होती है? अगर सेपरेशन 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा है तो इसकी नेचर अट्रैक्टिव, और अगर सेपरेशन 0.8 फेम्टोमीटर से कम है तो इसकी नेचर रिपल्सिव। ये बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है न्यूक्लियर फोर्स का, यानी एक सेपरेशन चेंज होने के बाद इसकी नेचर अट्रैक्शन से रिपल्शन हो। ठीक है भाई, ये सारी वैल्यूज याद रखनी है। 0.8 फेम्टोमीटर से बड़ा हो तो अट्रैक्शन, छोटा हो तो रिपल्शन। ओके, ठीक है, चलो बाकी बात लिखने के बाद करेंगे। लिखो न्यूक्लियर फोर्स, हेडिंग डाल दो। डाल दिया आपने हेडिंग? मैं जैसा कहूं वैसा लिखना। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स among the it is strongest force among the four fundamental forces of nature, among the four fundamental forces of nature, but of short range, but of short range। लिखो 10 की पावर -15 मीटर, फेम्टोमीटर और फर्मी। 10 की पावर -15 मीटर, फेम्टोमीटर और फर्मी। ठीक है, लिख दिया? अब सुनो, अगर मैं इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना पावरफुल है और ग्रेविटेशन से 10 की पावर 39 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ये भी लिख लो।
ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है, न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ 100 टाइम्स देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तभी तो बांध के बैठा हुआ है इनको। न्यूक्लियर फोर्स जब तो काबू करके बैठा है इनको, कूलम रिपल्शन को। न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से दूर भागने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स पकड़ लिया इनको, जाने नहीं दे रहा। लिख दिया। अब लिखो अगला पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अगला लिखो पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स। लिख लिया। अब ये लाइन लिखो, ये वाली, न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ तीनों पेयर में बराबर होगी। न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन, बराबर। ये लाइन लिखनी है ऊपर वाली, लिख दी। लिखा भाई। फिर लिखो आगे, बट नेट फोर्स, बट नेट फोर्स in proton proton pair is less, but net force in proton proton pair is less, but net force in proton proton pair is less due to Coulomb repulsion, due to Coulomb repulsion। अब ये लिखेंगे इक्वेशन, ये वाली, लिख दिए। तो नेट फोर्स का मतलब ये है कि खाली न्यूक्लियर फोर्स ही थोड़ी लग रहे हैं, और भी फोर्स लग रहे हैं इनके बीच में। तो नेट फोर्स का मतलब है ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर और कूलम रिपल्शन का रिजल्टेंट। लिख दिया है। हो गया भाई, लिखा भाई, हो गया। नेक्स्ट लिखो लाइन, if separation between the nucleons, अभी तो इसकी बात कर रहा हूं, ये हो गया ना, मैं जैसे जैसे लिखाता जा रहा हूं ना मिटाता जा रहा हूं, वो मुझे पता है, अभी आपने लिखा नहीं है, नहीं मिटाऊंगा मैं भी, भरोसा रखिए। लिखो, लिखो, if separation between the nucleons is reduced, चलो लिख लो, reduced, okay, then in a stage, if separation between the nucleons is reduced, then in a stage it becomes strongly repulsive, strongly repulsive। अब ये ग्राफ प्लॉट करें और ये सारी वैल्यूज लिखें, ये इसी पॉइंट का है। ये बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसे दो मॉलिक्यूल्स के लिए आपने केमिकल बॉन्डिंग में प्लॉट किया होगा ना। अच्छा, वहां भी अट्रैक्शन रिपल्शन बराबर होते हैं, लेकिन किसके में होते हैं, चार्जेस के बीच, जबकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स।
हो गया? अब लिखो आगे, इफ सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, if separation between the nucleons is increased, if separation between the nucleons is increased, then its magnitude rapidly falls, and becomes zero, rapidly falls and becomes zero at few femtometer, becomes zero at few femtometer, becomes zero at few femtometer. So it possesses saturation properties. So it possesses saturation properties. ठीक है जी? That is why in a large sized nucleus, a nucleon interacts with the neighboring nucleons only. Interacts with neighboring nucleons only by nuclear force. By nuclear force. ठीक है? देखो, ये न्यूक्लियॉन्स के पास स्पिन भी होता है. स्पिन मतलब एंगुलर मोमेंटम. क्या होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम. देखिए, एंगुलर मोमेंटम एक एक्सियल वेक्टर है और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर ये न्यूक्लियॉन यू रोटेट हो रहा है तो मुझे बताइए, क्या राइट हैंड थंब रूल से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकलेगी? क्या ये अपवर्ड्स हो गई? अब दूसरा न्यूक्लियॉन है, ये भी इसी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो बताइए क्या इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये हो गई? इसको कहेंगे पैरेलल स्पिन. क्या? पैरेलल स्पिन. जब स्पिन पैरेलल होता है तो न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है. सबसे ज्यादा मजबूत ये तभी होता है जब पैरेलल स्पिन होती है. ठीक है? अगर स्पिन ओरिएंटेशन बदलने लगे, ऐसे हो जाए, अब एंगल बन गया ना जीरो से, इस कंडीशन में न्यूक्लियर फोर्स कमजोर होने लगता. और अगर बिल्कुल एंटी पैरेलल हो गया तो इस कंडीशन के अंदर न्यूक्लियर फोर्स मिनिमम होता है, या न्यूक्लियर फोर्स हम कहेंगे वीक हो जाता है. और ऐसे न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाता है अनस्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियस. तो कुल मिला के बात यह है कि स्पिन ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है इसकी मजबूती. अगर स्पिन पैरेलल है तो ये स्ट्रांग है, और अगर एंटी पैरेलल है तो ये वीक हो जाता है. आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा सेंट्रल फोर्स. क्या सेंट्रल फोर्स उसको कहते हैं जिसकी लाइन ऑफ एक्शन बॉडी में से एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तभी बदलता है जब इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस चेंज होती है. अब जैसे ये अर्थ है, ये मून है, इनके बीच का ग्रेविटेशन फोर्स का स्ट्रेंथ इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. अब अर्थ ऐसे रोटेट हो रही हो और मून ऐसे रोटेट हो रहा हो, तो बताओ ग्रेविटेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है? कूलम्ब फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स को बॉडी की स्पिनिंग से कोई लेना देना नहीं है.
इनको मतलब है इनके बीच की डिस्टेंस है। अब यहां देखो, हमने बिना डिस्टेंस चेंज किए क्या इसका मैग्नीट्यूड बदल दिया? बोलो। तो मेरी बात सुनिए, सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, उनका मैग्नीट्यूड तभी है, उनका मैग्नीट्यूड तभी बदलता है जब इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बदलती है। लेकिन यहां तो हमने बिना डिस्टेंस बदले खाली स्पिन को बदल के मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। तो बताओ ये सेंट्रल फोर्स की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंट्रल फोर्स को स्पिन स्पिन से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है डिस्टेंस। सेंट्रल फोर्स तभी चेंज होगा जब डिस्टेंस चेंज। यहां तो हमने बिना डिस्टेंस से मैग्नीट्यूड बदल दी, तो बताओ ये सेंट्रल होगा क्या? तो याद रखें, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, लेकिन कंजर्वेटिव है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड होती है। ठीक है भाई, ये बात तो सुनिए, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल नहीं है, ये स्पिन पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बस यही बातें हैं गिनी चुनी जो आपने लिखी हैं, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है न्यूक्लियर फोर्स का। जैसे ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूले हैं, कूलम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कूलम्स लॉ है। यहां पर न्यूक्लियर फोर्स के लिए कोई लॉ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा इन गिनी चुनी बातों पर आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। स्टेटमेंट आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो उसमें 3 इनकरेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन, ठीक है? ठीक है भाई, ये ठीक है भाई, ये तो इस तरीके से आएंगे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, but of short range. It is independent of charge of nucleons, but net force in proton-proton pair is less. With increase in separation, its magnitude rapidly falls and becomes zero at few femtometer. That is why it possesses saturation properties. If separation is reduced, it becomes strongly repulsive. It depends on spin orientation of the nucleons, and it is not central force. ये कुछ गिनी चुनी बातें हैं न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी थ्योरेटिकल फॉर्मेट। देखिए और तो कुछ नहीं है हमारे पास, बस एक जापानी साइंटिस्ट थे, जापानीज, उनका नाम था हिदेकी युकावा। युकावा बस ये बता गए कि न्यूक्लियर फोर्स का जो ओरिजिन होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल के एक्सचेंज से होता है, और उसको उन्होंने नाम दिया था पाइमीजोन या पाइयोन। इसको कहते हैं युकावा पाइमीजोन थ्योरी। ओके, क्या बोलते हैं? युकावा पाइमीजोन थ्योरी और पाइयोन थ्योरी। ठीक है जी, लिखो अगला पॉइंट लिखो। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन, nuclear force depends on, nuclear force depends on mutual orientation of spin. Nuclear force depends on mutual orientation of spin of nucleons. Spin of nucleons. अब ये दोनों डायग्राम बनाओ, ये सब लिख लेना। बन गया?
हाँ जी, लिख लिया आपने? हो गया भाई? लिख दिया? लिखो अगला पॉइंट। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट सेंट्रल फोर्स because it depends on mutual orientation of spin. Because it depends on mutual orientation of spin of nucleons. Mutual orientation of spin of nucleons. Mutual orientation of spin of nucleons. Okay. अब लिखो, according to Yukawa, origin of nuclear force is due to exchange of pi meson or pion. Exchange of pi meson और pion. ये लो, ये हमारे न्यूक्लियर फोर्स की थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप लोग ये पढ़ते हैं ना ये आइसोटोप केमिस्ट्री वगैरह में, आइसोटोप्स के अंदर आप एवरेज मास का जानते हो ना फार्मूला? मान लीजिए m1 मास है, इसका रिलेटिव अबंडेंस x% है। ओके, तो m2 मास का रिलेटिव अबंडेंस कितना हो जाएगा? अब इसका एवरेज मास निकालना है तो निकाल लोगे ना, m1 x प्लस m2 बटे 100। ठीक है जी। आपके जो बिगनर बॉक्स 3 है उसका सेकंड क्वेश्चन यही है, और आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के शुरुआती 1-2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, वो तो वही केमिस्ट्री वाली बात। ये बात चाहो तो लिख के छोड़ दो इसको, एवरेज मास। बताओ, अगर नंबर ऑफ बीटा नंबर ऑफ अल्फा का डबल हो तो क्या बनेंगे पेरेंट और डॉटर? आइसोटोप। अगर केवल बीटा और बीटा प्लस एमिट हो तो आइसोबार, मास नंबर सेम। और अगर अल्फा एमिटर है तो ये आइसो डायाफर, आइसोडायाफियर्स, जानते हो ना आइसोडायाफियर? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर का डिफरेंस से, या अपन सीधे बोल दें n-z या अपन कह सकते हैं इसको a-2z से। जितने भी न्यूक्लियस अल्फा एमिटर होते हैं, डॉटर और पेरेंट दोनों आइसोडायाफियर होते हैं। बीटा माइनस या बीटा प्लस तो पेरेंट डॉटर क्या रहेंगे? आइसोबार, क्योंकि मास नंबर चेंज नहीं होता। एक अल्फा दो बीटा, आइसोटोप। ठीक है। जैसे यूरेनियम से अल्फा निकालना, फिर दोनों में देखना आइसोडाइफियर है या नहीं है, थोरियम और यूरेनियम, पता चल जाएगा। बिगनर बॉक्स 3 का दूसरा क्वेश्चन जो अब तक रोका हुआ था अपन ने, आज हो जाएगा, वो कर लेना इसको। ठीक है ना? लिखा? अब नेक्स्ट लिखो, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस
देखो साइज ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस की रेडियस। सबसे पहले न्यूक्लियस की रेडियस का एस्टिमेशन किया था रदरफोर्ड के असिस्टेंट गाइगर एंड मार्स्टन ने। किसने? इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन लिया था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जैसे ये गोल्ड न्यूक्लियस है, इस गोल्ड न्यूक्लियस, ये टारगेट न्यूक्लियस है, इस पर अल्फा पार्टिकल्स का प्रोजेक्शन हुआ था। अल्फा पार्टिकल भी खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे ये गोल्ड न्यूक्लियस के नजदीक आया तो इसके चार्ज से अपने पाथ से डेविएट हो गया। ओके, आज पढ़ के आ जाना बस आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये तो वैल्यू होगी आपकी, तो पूरा ब्रेक ही खत्म हो जाएगा इसमें भी, ठीक है ना। बात तसल्ली से देख लेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में तसल्ली से पढ़ लेंगे इसको, ठीक है ना। तो आप लोग ना रेस और क्रॉप कर डालना भैया, रेडियो एक्टिविटी पूरे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है ना। ओके, हैव अ नाइस टाइम। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।